यूपी ट्रिपल एस सी टेट 2026 एक ऐसा एग्जाम्स है जिसको लगभग सभी लोगों को देना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। रीजन बस इतना है कि हर एक एग्जाम में ग्रुप सी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है। इसी में बेटा लेखपाल आता है, वीडियो आता है, जूनियर असिस्टेंट्स आता है, स्टेनो के पद आते हैं, साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट होते हैं, उनके पद आ रहे होते हैं। तो जब सभी वैकेंसीज एक साथ आती हैं तो बेटा क्यों ना पेट का एग्जाम दिया जाए। और अब तो बेटा पेट के एग्जाम्स की वैलिडिटी 3 साल के लिए हो गई है। मतलब 26 में जो पेट देगा वो 27, 28 और 29 तक के बेटा सभी फॉर्म फिलअप कर पाएगा। क्योंकि बेटा इसका रिजल्ट आपको 27 में देखने को मिलेगा, तो 29 तक के वो सभी फॉर्म फिल कर पाएगा। और सबसे बुरी बात यह है कि अब लोगों के मन में 2 डाउट्स आ रहे हैं कि जो जिसने पेट 2025 दिया था वो कैसे तैयारी करें, और जो बेटा अभी करंट न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो किस तरह से तैयारी करें। क्योंकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना। तो कैसे करेंगे, आज इस विषय में चर्चा होगी। देखो बेटा, कैंडिडेट्स 2 तरह के हैं। कैंडिडेट्स बेटा यहाँ पे कितने कैटेगरी के हैं? 2 कैटेगरी तो कैंडिडेट्स होते हैं। दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बारे में पहले चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। कैटेगरी ए वे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इससे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म दिया हुआ है, ये बेटा पेट 2025 का पेपर दे चुके हैं, या कोई अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। जैसे इसी में कैसे स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, कुछ ऐसे के स्टूडेंट्स होंगे जो बेटा रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कैटेगरी सेकंड के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं। अब दोनों को अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो दोनों का एक ही गोल होना चाहिए कि 99 प्लस परसेंटाइल लेके आए, ताकि किसी भी एग्जाम्स के मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने में हमें समस्या नहीं आनी चाहिए। 99 प्लस परसेंटाइल लेके आओगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वरना अगर किसी में 10 से 20 पद आ गए तो बेटा ये समझ लेना उसका फॉर्म तक आपको बनने को नहीं मिलेगा। 200-300 पदों के फॉर्म भी नहीं देखने को मिलते हैं। अब कैसे करें? 2 अलग अलग तरह के छात्र हैं, क्या एक ही स्ट्रेटजी के साथ लें हम? पहले बेटा इसके एक बार सिलेबस देखो। देखो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे तो भारतीय इतिहास में बहुत इन्होंने डिटेलिंग कर दी। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद बेटा आओगे तो मौर्य वंश है। मौर्य वंश में भी पूरा मौर्य वंश नहीं पूछेंगे, हम केवल और केवल पूछेंगे सम्राट अशोक के बारे में। गुप्त वंश में बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में पूछेंगे। हर्षवर्धन राजपूत के बारे में पूछेंगे, सल्तनत काल के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, मराठा के बारे में, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक पर प्रभाव पूछेंगे। मतलब इन्होंने टॉपिक्स को इतना डिटेल्ड में कर दिया है। जैसे चर्चा करोगे भूगोल के बारे में, देखो भूगोल के बारे में देखो, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछेंगे। भौतिक भूगोल में क्या आना चाहिए? नदी एवं नदी घाटियां आनी चाहिए, भूजल संसाधन आना चाहिए, पर्वत पहाड़ियां व हिमनद आने चाहिए, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र आने चाहिए, वन आने चाहिए, खनिज संसाधन आने चाहिए। साथ ही साथ भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल पूछा जाएगा। भारत का जलवायु एवं मौसम से संबंधित प्रश्न आएंगे, टाइम जोन, जनसंख्या की परिवर्तन। तो इस सिलेबस को बेटा जब आप देखोगे तो आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे बहुत ही डिटेलिंग पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की गई है। तो आप देखो जो कैंडिडेट्स इससे पहले किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, आप लोग अगर वर्तमान समय में हर एक बैच को ले लेते हो और उस बैच में केवल और केवल आप डिटेल पढ़ोगे, डिटेल के साथ बेटा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपके काम नहीं देगा। क्योंकि डिटेलिंग से आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होता है जब आप अपनी गलतियों को दूर करते हैं और अपने पॉइंट्स को समझते हैं। देखो हर एक इंसान का, बहुत सारे इसमें ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से क्वेश्चन सही होते होंगे, उनका क्रांतिकारी आंदोलन के प्रश्न गलत हो रहे होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मराठा से संबंधित प्रश्न गलत हो रहे होंगे। कुछ ऐसे भी इसमें स्टूडेंट्स होंगे जिनका श्रम सुधार तो सही होगा, आर्थिक सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन गलत होंगे, किसी के जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन गलत होंगे। भारतीय संविधान को देखो पूरा नहीं पढ़ना है, संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, राज्य की नीति निश्चित तथ्यों को पढ़ना है, मौलिक अधिकार कर्तव्य पढ़ने, संसदीय प्रणाली पढ़नी है, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, उच्च न्यायालय पढ़ने हैं, जिला प्रशासन पढ़ना है, स्थानीय व पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने। बहुत सारे कि इनमें से कोई 1-2 टॉपिक ही गलत होंगे। जो लोग बेटा पेट का एग्जाम्स दे चुके हो या किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, उन सभी की सभी गलतियां नहीं होंगी, उनके कुछ टॉपिक्स होंगे जो गलत होंगे। उनको बेटा इस समय केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। आप लोगों के नोट्स बने होंगे, उन्हीं से पढ़ के उन्हीं से रिवीजन करिए और प्रैक्टिस देखिए। साथ ही साथ जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं इन लोगों के सामने थोड़ा सा
टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पहले तो अपने नोट्स बनाने हैं, आप लोगों को सभी टॉपिक्स को पढ़ने हैं, सभी टॉपिक्स नोट्स बनाने के साथ ही साथ आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो दो अलग अलग तरह के छात्र, दो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, और उनका सॉल्यूशन भी अलग अलग तरह का ही होना चाहिए। कोई भीड़ चाल में मत पड़ना कि अंकित सर ने कुछ निकाल दिया, या एक डांसर सर है उन्होंने कुछ निकाल दिया, या कुछ और टीचर्स है उन्होंने कुछ निकाल दिया और उनसे हम पढ़ ले। नहीं, आप बेटा अपनी चीजों को समझो कि आपको क्या चीज जरूरत है। पहले बेटा वो लोग कमेंट्स करो, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग न्यू लिख के कमेंट्स करो, और जो लोग बेटा ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो लोग बेटा अपना रिपीटर्स लिख के एंटर करो। पहले बेटा कमेंट्स करो, मैं देखूं कि आप लोगों में से कितने नए छात्र हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। फ्रेश कैंडिडेट्स न्यू या फ्रेश लिख के बेटा एनरोल करो, और जो लोग रिपीटर्स हैं वो लोग बेटा रिपीटर्स ही लिख के बेटा शेयर कर दो, ताकि मुझे पता चले आप लोगों में से कितने छात्र नए हैं और कितने छात्र ओल्ड हैं। क्यों, देखो बेटा जब अलग अलग तरह के लोग हैं तो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अब हम लोग हर एक स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, जल्दी से बेटा कमेंट करो कौन कैसा है। ओके, कैसे, जल्दी से बेटा कमेंट्स करो। चलो तो बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो रिपीटर्स हैं। आप लोगों को बेटा, जो लोग रिपीटर्स हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अब आप लोगों को केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दो। वो प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, दो तरह की होनी चाहिए। एक बेटा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होनी चाहिए, टॉपिक वाइज के साथ सेकेंडरी बेटा प्रैक्टिस होनी चाहिए डिटेल्ड फुल मॉक टेस्ट की तरह। कैसे प्रैक्टिस होगी, टॉपिक वाइज और फुल मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज क्या बेटा, देखो जैसे ही हिस्ट्री को ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे कैसे बेटा इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझते हैं। जैसे हिस्ट्री में बेटा भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग बेटा 150 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे गए। ये 150 क्वेश्चन कैसे शॉर्टलिस्टेड होंगे, सन 2000 से लेके सन 2026 तक जितने भी एग्जाम्स हुए यूपी में, उन सभी क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्टेड किया गया और उन सभी शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चन को एक साथ ले आया गया। अब आपको करना क्या है, केवल इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इन्हीं क्वेश्चन के एमसीक्यूज देने हैं। अब इससे क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता आज तक एग्जाम में कहीं पर कितना भी पूछा गया वो आपका एक साथ कवर हो जाएगा। कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजर से बाहर जाए। 26 साल के हर एक क्वेश्चन को एक जगह करके रख दिया गया, और वही एक जगह की बेटा चाहे पीडीएफ की तरह पढ़ लो, चाहे इसको बेटा एज एमसीक्यूज पढ़ लो, चाहे बेटा आप लोग इसके बारे में प्रैक्टिस सेशन देख लो। अगर आपका सिंधु घाटी क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक गलत हुए हैं, क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तब जाके आपको इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए। जो बेटा रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या है, उनके पास थ्योरी खुद की लिखी हुई होगी, तो आप लोग अपने ही नोट्स पढ़िएगा। अगर आपको अपने नोट्स नहीं पसंद आते हैं तो बेटा द एग्जाम्स बडी में मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन नोट्स बेटा आप लोगों को 10 तारीख के बाद मिलेंगे, सेशन आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे बेटा संविधान की विशेषताएं, आपका टॉपिक गलत हो रहा तो संविधान की विशेषताओं के लगभग 90 क्वेश्चंस हैं जो आज तक हर एक एग्जाम में पूछे गए। मतलब हम लोगों ने क्या मेहनत की कि 2000 से लेकर 2026 तक के जितने भी क्वेश्चंस हुए, कहीं पर भी हुए, उनमें जो भी क्वेश्चंस हुए सभी को शॉर्टलिस्ट करके रख दिया गया, और ये अब आपको कराया जाएगा। ये सेशन बेटा आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होगा और सेशन कंप्लीट स्टार्ट होंगे। तो इस तरह की चीजें बेटा आप कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को, जो लोग बेटा रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या करना है, पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद फुल मॉक टेस्ट देना है। अभी एक काम करो, हफ्ते में बेटा 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में केवल 2 टेस्ट दो। पहला टेस्ट मान लेते हैं कि आपने सोमवार को दिया, फिर बेटा 2 दिन का गैप ले लो, ट्यूसडे और वेडनेसडे का, फिर बेटा आप गुरुवार या थर्सडे को सेकंड टेस्ट दे दो, फिर बेटा फ्राइडे और सैटरडे गैप ले लो, संडे को बेटा कर दो सुपर रिविजन्स। सोमवार के दिन जो आप फुल मॉक टेस्ट दोगे, ये फुल मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोगों को इसमें जितने भी मार्क्स आए, किसी के 50 आएंगे, किसी के 40 आएंगे, किसी के 70 आएंगे, किसी के 80 आएंगे, किसी के 20 मार्क्स भी आएंगे। अब आपके जो जो टॉपिक्स गलत हुए हैं वो सभी टॉपिक्स को नेक्स्ट 2 दिनों में बेटा रिवीजन कर लो। मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे में आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपकी गलत हुए थे, फिर बेटा गुरुवार को आपको दूसरा फुल मॉक टेस्ट देना है। अब इस फुल मॉक टेस्ट दोगे तो 50 से कुछ मार्क्स तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि जो गलतियां हुई थी सभी गलतियों को आपने रिपीट कर लिया, सभी गलतियों का आपने रिविजन कर लिया, तो जो भी आपके फुल मार्क्स बढ़ेंगे
करेंगे इनमें बेटा 50 से 55 हो जाएगा, 40 से 45 हो जाएगा, 70 से 75 हो जाएगा, 20 का 25 नंबर हो जाएगा। फिर 2 दिन बेटा जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को पढ़ो, उन गलतियों को समझो, और संडे को बेटा सुपर टेस्ट दे दो। संडे को क्या करना है, सुपर रिविजन्स करना है, जितनी गलतियां हुई थी सारी गलतियों को रिविजन्स कर लो। ऐसा बेटा उन कैंडिडेट्स को करना है जो रिपीटर्स हैं, ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जो बेटा रिपीटर्स हैं। आप लोग बेटा फ्रेश वाली इस बात को समझ रहे होंगे कि कैसी गहराई है। सोमवार को फुल टेस्ट दिया, जो गलतियां हुई उनको 2 दिन पढ़ा, अगले दिन फिर फुल टेस्ट दिया, फिर गलतियां पढ़ा, फिर फुल टेस्ट दिया। और इसके साथ ही साथ पैरेलल में आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर लगाते रहना है और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि बेटा हो सकता है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के एक ही क्वेश्चन हो, लेकिन जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के 150 प्रश्न मिल जाएंगे, तो वो आपकी तैयारी करा देंगे। इस तरह से आप कंप्लीट स्ट्रेटजी वाइज तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अब ये है उन कैंडिडेट्स के लिए जो रिपीटर्स हैं, क्योंकि आपके नोट्स बने हुए हैं। फिर भी अगर आपको नोट्स की समस्या आती है तो द एग्जाम्स बडी में मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और यहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो बेटा रिपीटर्स हैं या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी एग्जाम्स की तैयारी की है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके नोट्स बने हुए हैं और टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करेंगे। अब बेटा चर्चा करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। फ्रेश स्टूडेंट मतलब अभी इन्होंने कक्षा 12 किया हुआ है या अभी ग्रेजुएशन ही किया हुआ है और अभी तक किसी एग्जाम्स की तैयारी नहीं की थी। आप लोगों को बेटा थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप लोगों को पहले डिटेल टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक्स की समझ लाना होगा, और जैसे टॉपिक्स समझ आए उसी के एमसीक्यूज तुरंत उसी के साथ लगाने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल, आज बेटा आप लोगों ने डिटेल सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, तुरंत सिंधु घाटी सभ्यता के 150 टेस्ट पेपर आप लोगों को 150 क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर जाके आपको सेकंड टॉपिक पढ़ना है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के 90 से 200 क्वेश्चन होंगे, इनको बेटा आपको लगाने हैं। फिर आपने लोगों ने बेटा तीसरा टॉपिक पढ़ा जैसे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषता के 90 क्वेश्चन तुरंत लगाने हैं। मतलब पहले आप डिटेल्ड पढ़िए, डिटेल पढ़ते ही आप लोग एमसीक्यूज लगाइए। आप लोगों को अभी वीकली टेस्ट नहीं देना है, आप लोगों को वीकली टेस्ट 60 दिन बाद देना है। और ये 60 दिनों बाद आप लोग बेटा कब स्टार्ट करेंगे, जैसे 60 दिन पूरे हो जाएंगे आप लोगों को बेटा वीकली टेस्ट का सेशन बनाया जाएगा और ये रहेगा एरर सॉल्यूशन मेथड पे। थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, 2 दिन मेहनत हम भी आपके साथ करके रहेंगे और ये जाके आप रिवीजन करेंगे। ये जो इनको स्ट्रेटजी बताई थी, सोमवार 2 दिन रिवीजन, गुरुवार 2 दिन रिवीजन, ये बेटा आपको 2 दिन की जगह 1 दिन होगा। सोमवार को आप टेस्ट देंगे, गलतियां होंगी, गलतियों को समझेंगे, ट्यूसडे को गलतियों को रिविजन्स करेंगे, फिर बेटा वेडनेसडे को आप दूसरा टेस्ट दोगे। फिर इस तरह से आप करेंगे हफ्ते के 3 टेस्ट। ये आप लोगों के 60 दिन बाद होंगे। 60 दिन तक केवल इसी चीज को समझना है। अच्छा, आप बेटा ये चीज तो मैंने बता दी कैसे है, किस तरह से, तो देखो इन चीजों को मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। द एग्जाम्स बडी में मैं दिव्यांश भी सिलेक्टेड हूँ, मैं खुद UPSSC के अंतर्गत ही नौकरी कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी मैं सिलेक्शन इसमें दिला के रहूंगा। साथ ही साथ इससे पहले मैंने कई जॉब्स को ड्रॉप किया, ये मेरी 4th जॉब है जिसको मैं ले रहा हूँ। 3 जॉब्स छोड़ के आया हूँ और उम्मीद करता हूं इस जॉब को भी नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर मैं छोड़ दूंगा, इस बात की भी गारंटी के साथ है। अब आप लोग मैं समझाता हूं कि आप लोगों को करना क्या। जो लोग बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स जुड़ जाइएगा 9 द्वार बैच में। 9 द्वार बैच किसके लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल समझाया जाएगा, डिटेल के साथ एमसीक्यूज कराया जाएगा, डिटेल के आपको रिवीजन सेशन देखने को मिलेंगे। ये बेटा सेशन आप लोगों को 10 तारीख दिन मंडे से स्टार्ट होगा। अभी बेटा इसमें एनरोलमेंट की फीस थोड़ी सी हाई है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के 100 कैंडिडेट्स में एनरोल होते हैं 249 में आप एनरोल हो सकते हैं। और ये जो बेटा प्रैक्टिस सेशन है ये रिपीटर्स के लिए, जो लोग रिपीटर्स हैं जिनको केवल रिविजन्स करना है। रिविजन्स में देखो ये रिवीजन की क्लास YouTube पे भी चलेगी। एप्लीकेशंस का फायदा ये रहेगा, YouTube पे देखो ऐड मिलेंगे, ऐड से आप मुक्ति पा जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट पेपर की तरह मिलेगा। पहले आप टेस्ट पेपर दो, टेस्ट पेपर देने के बाद आप उसको PDF भी देख सकते हो, PDF से मानो रिवीजन कर लो, मानो बेटा वीडियो लेक्चर देखो। कोशिश करना PDF और टेस्ट, पहले टेस्ट पेपर, तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन का पहले टेस्ट पेपर दे दो, उसके बाद बेटा उसकी PDF से रिविजन कर लो। अगर PDF में कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आता तब जाके आप वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ इसी टेस्ट पेपर में आप लोगों को सभी के नोट्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इस बैच की बेटा फीस केवल 249 रुपीज होगी। जो लोग बेटा 9 द्वार बैच में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बेटा इस बैच को फ्री में एनरोलमेंट देखने को मिल जाएगा। 9 द्वार बैच की कितनी है, 499
इसके साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन का एनरोलमेंट देखने को मिल जाएगा। और जो लोग बेटा प्रैक्टिस सेट्स में, आप लोगों को केवल प्रैक्टिस सेट्स ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ केवल प्रैक्टिस और रिवीजन। साथ ही साथ इन दोनों बैच को लेने पे अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आप लोगों को बेटा 13 मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री मिलेंगे, जो कि UPSSC में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन ये 13 मॉक टेस्ट आप लोगों को आज से 20 दिन बाद स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी इस मॉक टेस्ट को हम लोग बना रहे हैं। हम लोग कोई इस तरह से काम नहीं कर सकते कि हम लोगों ने एक दिन में जादू की छप्पी दे दी। हम लोग धीरे धीरे एक एक प्रोसेस को लेके आ रहे हैं। अच्छा, दोनों बैच को ज्वाइन कैसे करना है तो उसका भी मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है द एग्जाम्स बडी, इसमें जाना है पेड कोर्सेज में। पेड कोर्सेज के अंदर दोनों बैच आपको मिल जाएंगे। चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट्स हो तो फ्रेश बैच ले लीजिएगा, अगर आप रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो तो आप रिपीटर्स बैच ले लीजिएगा। दोनों में से किसी एक बैच के साथ तैयारी जरूर बेटा शुरू कर देना, क्योंकि बेटा अगर आप अभी भी तैयारी नहीं करोगे तो ये ध्यान रखना, पेट के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने वालों को मेंस देने को मौका मिलता है, वरना आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड ही नहीं होंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, यहाँ पे आपको पोस्टर मिल जाएगा। पोस्टर्स नहीं मिला तो पेड कोर्सेज में जाइए, पेड क्लास में आपको सारे सेशन मिल जाएंगे। कोई समस्या आती है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना या कॉल कर लेना। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।